अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? खुशियाँ इसलिए है कि कहीं कहीं बारिश हुई है भाई कराची में, कहीं ज़्यादा कहीं कम और कहीं बिल्कुल नहीं हुई, जैसे कि मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। तो और मुझे फिर 16 से 21 तक आपको पता है जरा बेहतर बारिश का 17 से एक्चुअली 17 से चले मैं एक दिन पहले कर रहा हूँ, आपकी तो हो ही गई है ना मर्जी के मुताबिक। 17 से 21 तक जरा ज्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। वो 17 जब आएगी तब हम आपको मौसम की ताज़ा सूरत हाल, अदरवाइज मौसम इज रियली गुड बता ही देंगे। लेकिन अब जरा गजा लेके चलते हैं आपको और आपको बताएं कि इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में ना मासूम फ़लस्तीनी बच्चे महफूज हैं और ना ही बड़े बूढ़े, औरतें और सहाफ़ी। इजराइल ने तमाम तर आलमी असूलों और कवानीन की धज्जियां बखेरते हुए गजा में वाक़ सहाफ़ियों के कैंप पर बम बरसाए। हमले में अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ अपने साथी मोहम्मद करीका और 3 कैमरामैन के साथ शहीद हो गए। इजराइल के गजा पर ताज़ा हमले में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पे शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 62,000 के करीब पहुंच चुकी है। ह्यूज नंबर। फ़लस्तीनियों को भूखा मारने वाले इजराइल ने अब ऐसे सहाफ़ियों को जानबूझकर टारगेट करना शुरू कर दिया है जो इजराइल का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में कामयाब भी हो रहे थे बड़ी अच्छी तरह। ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना कैमरा ऑपरेटर्स महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना बूढ़े महफूज हैं, ना स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी। मतलब अभी हाल ही में जो एक फुटबॉलर की शहादत हुई है उस पर यूएफा ने एक ट्वीट भी किया और अफसोस का इजहार किया। हाँ, लेकिन उस पे मोसाला ने लिखा कि जरा बताएं तो सही कि हुआ क्या था। एब्सोल्युटली, एंड एवरीबॉडी इज बीइंग कॉल्ड आउट फॉर इट। कि अगर वो आप सिर्फ अफसोस कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि आपको किस बात पे अफसोस है, कि एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, किसने मारा, क्या हुआ। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कि 2 साल से खामोशी रखी हुई है, जिन्होंने इट्स टाइम टू स्पीक अप, और बहुत अच्छा है कि उनको कॉल आउट किया जा रहा है। और अनस शरीफ गजा में इंसानी नस्ल कुशी और भूख से मरते फ़लस्तीनियों की हकीकी सूरत हाल की कवरेज कर रहे थे। अनस शरीफ ने मरने से पहले दुनिया के नाम अपनी वसीयत में लिखा कि गजा को मत भूलना, मासूम फ़लस्तीनी बच्चे और सारा फ़लस्तीन दुनिया की अमानत है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। इसराइली फ़ौज ने हमेशा की तरह झूठ का सहारा लेते हुए अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। सहूनी फ़ौज ने मतलब ऊट पटांग उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हमास के एक सेल के सरबराह थे, इसराइल पर रॉकेट हमलों की मनसूबाबंदी के जिम्मेदार थे। अल जज़ीरा ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद और मुस्तरद करते हुए सहाफ़त की आज़ादी पर इसराइल का एक और वाज़े सोचा समझा हमला करार दिया है। इसे प्रेस फ्रीडम ग्रुप और अक़वाम मुत्तहिदा के एक माहिर ने पहले ही खबरदार किया था कि गजा पट्टी से रिपोर्टिंग करने की वजह से अनस शरीफ की जान को खतरा है। 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल 270 से ज़ायद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कत्ल कर चुका है। साफ नज़र आ रहा है कि दुनिया ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठी रही तो गजा को इसराइली कब्जे से कोई नहीं बचा पाएगा। वैसे काफी हद तक हाथ पे हाथ ही रख के बैठी हुई है, क्योंकि जब 2 साल गुजर जाए ना ऐसी चीज को जो कि अब ढकी छुपी भी नहीं है, दुनिया के टेलीविजन पे, गैजेट्स पे, हर जगह इस खबर के अलावा ऑलमोस्ट कोई खबर होती ही नहीं है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी हमें पता ही नहीं चला कि वहाँ हो क्या रहा है। इसमें हम बात करेंगे। जी मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, यही हम बात कर रहे हैं, गजा में एक और मुतहर्रिक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है, बज़ाहिर ऑब्वियसली टारगेट करके ही मारा गया है। लगता है कि इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ जो सलूक कर रहा है बिल्कुल नहीं चाहता कि दुनिया तक ये तस्वीर पहुंचे, बट अ लिटिल टू लेट, राइट? ऐसा ही है। ये एक ऐसी टारगेट किलिंग है जिसके बारे में यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा खसूसी जो हैं बराए प्रेस फ्रीडम वो भी बोल रही थी, और ख़ुद जो RSF है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक पेरिस बेस्ड सहाफ़ियों की आलमी तंजीम है, उसने भी बारहा ये कहा कि अनसल शरीफ जो हैं उनकी जान को ख़तरा है। उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो गज़ा के आखिरी सर्वाइविंग वॉर कॉरेस्पोंडेंट हैं। उनके साथ जो लोग शहीद हुए हैं वो कैमरामैन थे और कुछ टेक्नीशियंस थे, उन सब का ताल्लुक़ जो था वो अल जज़ीरा के गज़ा ब्यूरो के साथ था। और इसमें सब जानते हैं कि इजरायली आर्मी का कौन सा अफसर जो है वो अनसल शरीफ के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा था। तो ये दरअसल एक मैसेज है, मैं समझता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इजरायली आर्मी ने एक मैसेज दिया है कि सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है, सहाफ़ियों की जो आलमी तंजीमें हैं, वो यकजुबान होकर मुतालबा कर रहे थे
कि गज़ा में जो सहाफ़ियों हैं उनका कत्ल रोका जाए, और ख़ास तौर पे अनसल शरीफ का नाम लेकर कहा जा रहा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो उनको शहीद करके इज़राइल ने ये मैसेज दिया है कि उसको इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं है। तो जो अनसल शरीफ की जो शहादत है उसमें मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली अमेरिका भी मुलव्वस है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अनसल शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है, उसको प्रोटेक्शन फराहम की जाए और उस पर कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है कहाँ पे हेडक्वार्टर है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है ना। तो अमेरिका जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इसराइल को वॉर क्राइम से रोके। वो क्यों नहीं रोक रहा? इसलिए कि वो उसके साथ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत से ममालिक, बहुत सी तंजीमों की है। कौन कर रहा है अपनी पूरी आलमी सहाफ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटी? तंजीमें बहुत खुलकर इसराइल की मजम्मत कर रही हैं। दुनिया में हर जगह से ही पैगाम आ रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय की अलंबरदार। मगरबी दुनिया जो है, इनकी हुकूमतें अभी तक उस तरह से हमें इस पर रिएक्शन नहीं आता हुआ नज़र आया। क्या इस हालत को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं? बस बाज़ मगरबी ममालिक बस यही कह रहे हैं कि हाँ जी, अब हम फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं, तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। देखें, सच्ची बात तो यह है कि हम सारे मगरब को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। सारा मगरब जो है वो इसराइल के जुल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि सारा अमेरिका भी इसराइल के जुल्म को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो गज़ा में जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है उस पर अमेरिका से भी बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। बल्कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले अमेरिका की बहुत सी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इजरायली जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की तो उनको यूनिवर्सिटियों से निकाला गया। इसी तरह अमेरिका की जो बहुत सी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं, वो खुलकर इजरायली फ़ौज का जो जुल्म सितम है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं कह सकता कि जी दुनिया जो है वो बदल रही है, लेकिन अगर अमेरिका के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अगर यूरोप के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इवन इसराइल के अंदर से इजरायली फ़ौज के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और जो बहुत से जो इसराइल के लोग हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन सड़कों पे आके मुजाहरे करते हैं कि जी ये गज़ा में जो बमबारी है इसको बंद किया जाए। तो ये जो है एक उम्मीद की छोटी सी किरण ज़रूर है। लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा कि इस वक्त सबसे जो ज़्यादा जो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो नेतन्याहू के हर अच्छे बुरे काम में उसके साथ खड़ा है। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको हमें सिर्फ इसलिए अच्छा कहना चाहिए कि जी वो आजकल इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान जो है उसका नाम इस्तेमाल करके कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। यानी बेसिकली मीर साहब कह रहे हैं कि गुड बैड अगली वॉट एवर इट इज़ के हर चीज़ को एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। अब आज की तारीख में ज़मीनी पोजीशन यही है मीर साहब कि इजराइल का ऐलानिया गज़ा पर कब्जे का प्लान है, और कोई आलमी ताकत, कोई तंजीम, कोई मुल्क इनका अपना फैसला करार दे चुका है कि बिल्कुल उन पे छोड़ दिया गया कि उनका फैसला है और उनकी सॉवरेंटी है। बेसिकली इजराइल जो करना चाहता है करे। तो आज तक तो इजराइल का कोई हाथ नहीं रोक सका, दैट इज क्लियर। 2 सालों में तो हमने खासतौर पे देख लिया है। फिर हम और आप ये मान लें कि इजराइल अपना ये मिशन भी पूरा करेगा और गजा पर कब्जा जो है वो होगा। देखें, गजा पर कब्जा जो है वो इजराइल का एक एलानिया ऑब्जेक्टिव है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता गज़ा पे इज़राइल का कब्ज़ा हो जाता है, जो सिर्फ एक ही सूरत में होगा कि गज़ा में जो एक आखिरी फ़लस्तीनी है उसकी भी आवाज़ को खामोश कर दिया जाए और तमाम फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के बाद आप गज़ा पे कब्ज़ा कर सकते हैं, तो वो एक बर्बाद शुदा एक इलाका होगा जिस पे इसराइल कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन फिर ये मत समझें कि ये पहला और आखिरी वाक़या है। इसके बाद फिर इज़राइल जो है वो ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे पर मज़ीद आगे बढ़ेगा, और ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे पर
इसराइल को डोनाल्ड ट्रंप की भी हमायत हासिल है और इस मंसूबे के तहत उन्होंने और भी इलाके जो हैं उस पर कब्ज़ा करना है। फिर वो जो दरिया उर्दन का मगरबी किनारा है वो उस तरफ भी जाएंगे, फिर वो जो उर्दन और शाम और मिस्र के कुछ इलाके हैं वो उन पर भी कब्ज़ा करेंगे, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो मैप है वो अगर आपने देखा हो तो उसमें ये इलाके भी शामिल हैं। तो इन सब इलाकों पे कब्ज़ा करना जो है वो नेतन्याहू का एक ख्वाब है और ये नेतन्याहू की एक कहते हैं ना कि एक ख़ानदानी विश है। उनके दादा और उनके परदादा उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि ग्रेटर इजराइल कायम किया जाए। तो नेतन्याहू जो है वो बज़ाहिर उसने वो सूट पहनता है, टाई लगाता है और लगता यह है कि वो एक मगरबी तहजीब याफ्ता इंसान है, लेकिन एक्चुअली वो एक बहुत ही बदबूदार किस्म का एक्सट्रीमिस्ट है और वो एक इंतहा पसंदाना सोच रखने वाला सेहूनी है जो कि ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है और इसके लिए उसको ये परवाह नहीं है कि जी वो बड़ा अनपॉपुलर हो जाएगा या उसको अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो अचीव करना चाह रहा है तो वो तो अपना एक उसका एक अपना मजहबी फ्रीज़ा समझता है, राइट और रॉन्ग, ये उसका एक मजहबी फ्रीज़ा है। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। ये तो डेफिनेटली नेतन्याहू और उसके ख़ानदान की एक बड़ी कोई पुरानी विश भी लग रही है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। और ख़ास तौर पे अगर इजराइल के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि बहुत हो गया है, इजराइल के अंदर से तो अब तो आवाजें उठ ही रही हैं, मतलब कि बहुत हो गया, मारने पे भी आवाजें उठ रही हैं, खत्म कर दो इस बात को, तो सुनना चाहिए वरना फिर निकालें आप। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो भी है ना कि जो हमसाये में बैठे इस्लामी ममालिक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट अंदर वहाँ इजराइल में बैठे भी ये बातें होती होंगी अब्दुल्ला, डेफिनेटली। कभी हमने ये भी सोचा है कि वो भी बैठ के हंसते ही होंगे कि देखो जरा किस तरह खामोश इर्द गिर्द सारे बैठे हुए और लिटरली इर्द गिर्द हैं उसके। तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क एंड अ क्वेश्चन फॉर आवरसेल्व्स एज वेल कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और जरा आपको बताइए माहौल बन रहा है, आज 12 हो गई है और जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंचती चली जा रही हैं। इट्स डिफरेंट दिस टाइम ऑनेस्टली, एक वो फीलिंग भी डिफरेंट सी आ रही है। कुछ इस्लामाबाद के दुल्हन की आई ऑलवेज लाइक दिस, दूल्हे भी आजकल बड़े तैयार हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ दुल्हन नहीं होती, मैं कहती हूँ कुछ दुल्हनें तो अब कम होती हैं, दूल्हे ज्यादा तैयार होते हैं। अब क्या करें इसको, बस सज गए हैं। यू नो दिस इज वन टर्म व्हिच वी हैव हर्ड सिंस बचपन ऑन पीटीवी कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया इमारतों को। दुल्हने would protest on that, but anyway it looks beautiful. I think is it time to change this term as well? I think it is. It's time to change a lot of our terms. हमने वैसे अपने शो पे तो एटलीस्ट बहुत से टर्म्स जो हैं अब हमने ऑब्सोलीट कर दिए, हम नहीं यूज करते। तो टेल अस अबाउट द दुल्हन बिट। लेकिन अच्छी जगह लग रही है ना, खूबसूरत से लग रहे हैं। कराची भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मतलब हर शहर जो है उसका अपना रंग है, उन्होंने अपनी तैयारी जो है, रंग है सब्ज और सफेद। यस, इससे गाना भी याद आया मुझे। बट एनीवे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा वेट कर रहे हैं। कराची में कौन है हमारे साथ? वलीद अहमद हमारे साथ हैं। वलीद बताइएगा क्या तैयारियां हैं 14 अगस्त के लिए? 78वें जश्न आज़ादी मनाने का सिलसिला 1 अगस्त से ही शुरू हो गया था और जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है लोगों का जोश और वलवला बढ़ रहा है। मैं इस वक्त पेपर मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग ही लोग हैं। ये बाजार खचाखच लोगों से भरा हुआ है। वालिदैन खास तौर पर अपने बच्चों के लिए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं और वो मलबूसात जिन पर पाकिस्तान का परचम बना हुआ है या जिस पर कायद आज़म की तस्वीर है और इसी तरह जो यादगारें हैं पाकिस्तान के हवाले से, उन कपड़ों की खरीदो फरोख्त हमें होती हुई नजर आ रही है। ख़वातीन के लिए ज्वेलरी भी है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि जो बच्चों की ज्वेलरी है उसकी खरीदो फरोख्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। बैजेस हैं, इसी तरह झंडों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। जैसे जैसे 14 अगस्त या फिर कोई भी त्यौहार आता है तो बाजों की भरमार होती है। इस वक्त हमें पेपर मार्केट में बाजे भी चारों तरफ नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पर शहरी हैं उनसे हमने बात की तो शहरियों का ये कहना है कि 14 अगस्त इस बार भरपूर जोशो खरोश से मनाना है क्योंकि मार्का-ए हक को भी सेलिब्रेट करना है। मार्का-ए हक में जैसे पाक अफवाज ने भारतीय फौज को चारों खाने चित किया है, जैसे दुश्मन को धूल चटाई है पाक अफवाज ने, उसको भी सेलिब्रेट करना है। इसलिए इस 14 अगस्त पर जोशो खरोश मजीद ज्यादा है। मतलब कि कपड़े भी, झंडे के कपड़े भी बने हुए हैं, खासतौर पे बच्चों के बड़े क्यूट थे वैसे, फ्रॉक्स और पजामे, सूट, पजामे और ये वो, बट
हैट्स हमेशा होती है। हम हैटों वाले कब से हो गए वैसे? हैट क्यों होती है? ये फेस्टिविटी पे होती है और बच्चों की ज्यादा होती है। अच्छा प्लीज एक चीज इस सारे बाजेओं में बैन कर दें, वो है बाजा। बाजा इज द बिक रहे हैं वर्स्ट वैसे, थिंग। भरपूर बिक रहे हैं। ओह बट इट्स सो अनोइंग। क्रैक डाउन करें मेरा ख्याल है बाजे हाँ के बाजे, बस बाजे आउट कर दें, बाकी तो हर चीज ठीक ही है। बाकी वेलकम वेलकम। अच्छा जी, अभी हम जश्न आज़ादी मना तो रहे हैं और खुशियाँ उसकी मना रहे हैं, लेकिन एक और क्या कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी हमारी तहरीक इंसाफ जो कि कुछ और प्लान्स बना रही है। उन्होंने क्या करना है जी, 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पर एहतजाज का प्लान बना रहे हैं वो, और ऐलानात भी हो रहे हैं, 2 दिन बाकी हैं। मगर 5 अगस्त की तरह अब तक पार्टी ने वाजे नहीं किया कि एहतजाज किस नौयत का होगा। जल्द से जुलूस होंगे या जज्बात की तर्जुमानी सोशल मीडिया पर की जाएगी। ये पता है कि प्रोटेस्ट होना है, ये नहीं पता कि होना किस तरह है। पहले भी आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए ऐसे दिन का इंतखाब किया था जब पाकिस्तान में कश्मीरियों से इज़हार एकजहती के लिए भारत के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा था, और उस वक्त भी हुकूमत की जानिब से PTI पर तनकीदी की गई थी। अब भी हुकूमत समझती है कि जश्न आज़ादी के दिन एहतजाज करना दुरुस्त नहीं है, कोई और तारीख रखी जा सकती है। अच्छा जी, ये भी सुन लें कि PTI के सेनेटर अली जफर के मुताबिक 14 अगस्त को एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTI आज़ादी की खुशियों में शरीक नहीं, जश्न आज़ादी और एहतजाज एक साथ हो सकता है, ये उनका कहना है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर के ख्याल में एहतजाज की हिकमत अमली तय की जा रही है। मैं जो आपको बयान करना चाहता हूं कि 14 अगस्त की क्या अहमियत है, तो मेरी बात में भी कुछ आपको वजन नजर आएगा। मेरे ख्याल से ये एक अप्रोप्रिएट सिंबॉलिक दिन है, और इस सिंबॉलिक दिन पे एहतजाज करना, हमारा पूरा मन एहतजाज होगा। जिस तरह लोग जश्न के लिए बाहर निकलते हैं, हम भी अपने एहतजाज में उसी जश्न में शामिल होकर निकलेंगे। हमने कोई आके तोड़ फोड़ तो नहीं करनी या कोई उसको अपोज तो नहीं करना कि भाई आप अपना जश्न ना मनाएं। वो तो चलो क्लियर चीज़ नहीं, जो क्लियर है वो राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट है कि 14 अगस्त के हवाले से ऐसा सख्त एहतजाज या इस तरह की ज़बान जो PTI इस्तेमाल कर रही है वो नहीं होनी चाहिए, एक इत्तेहाद मुल्क में नज़र आना चाहिए। तो फिर आपका एहतजाज कैसे होगा? नहीं देखिए, वो हम बेसिकली अभी आज हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाएगी और वही इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हम इस दिन अहद करेंगे कि हम कायदे के पाकिस्तान के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान हम सबका है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हम कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते जिसकी वजह से कोई ये कहे हम सबसे ज़्यादा महबूबतन पाकिस्तानी है और हम कायदे का पाकिस्तान चाहते हैं। वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ कानून और आइन की अमलदारी हो, जहाँ मेरिट का निज़ाम हो, जहाँ हर शहरी को अपनी अदालतों पर और अपने इदारों पर एतमाद हो। अच्छा जी, तो उनका ये कहना है कि सब कुछ साथ साथ हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट थ्रू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स पेशावर से होंगे हमारे साथ अबू बकर, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हैदर शराजी ने। हैदर शराजी, सबसे पहले तो बताएं कि आपकी जो असद कैसर साहब से बात हुई, क्या आपको सेंस थी, एहतजाज का क्या तरीक़ेकार डिसाइड हुआ है, क्या करना है उन्होंने, सड़कें बंद करनी है, व्हाट आर द प्लान्स? और अभी तक 2 दिन रह गए, अभी तक प्लान्स सामने क्यों नहीं आए? देखें, ये एहतजाज जो है ये PTI या अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक का एक हिस्सा है, जिस तरह 5 अगस्त को हुआ और आगे भी इस तरह के एहतजाज होते रहेंगे। और महमूद खान अचकज़ई ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम अपने वर्कर्स को किसी भी मैदान में नहीं छोड़ सकते जहां पर उन पर क्रैकडाउन हो या उन के जान जाने का खदशा हो, तो लिहाजा हमें सियासी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर और अंदर PTI के मेंबरान असेंबली और सेनेटर्स एहतजाज करेंगे। और अब ये जो एक इकट्ठे होके बड़ी तादाद में इस्लामाबाद आना था या टेंट विलेज, जो चीज़ें सोची जा रही थी, उससे हटकर अब सियासी जदोजहद इस तरह की है जिसमें कारकुनों को मोबिलाइज तो किया जाए, लेकिन वो इकट्ठे होकर किसी तरह ऐसे तरीके से आगे ना बढ़ें कि उन पर तशद्दुद हो सके। तो लिहाजा अब फैसला ये हुआ है कि जिस तरह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम कम से कम वर्कर्स को इस्तेमाल करते हुए सियासी तौर पर दबाव डालेंगे हुकूमत पर, ताकि उससे नताइज हासिल करते हुए अपने लिए फ़ायदा हासिल किया जाए। ये तो PTI की अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक का मामला है, लेकिन इससे ज़्यादा PTI अब 14 अगस्त के साथ पार्लिमानी मामलात पर भी नज़र रखे हुए है, क्योंकि PTI की पार्लिमानी हैसियत पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से भी, क्योंकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट मौजूद नहीं है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो साहबजादा हामिद रजा हैं
वो भी नाअहल हो चुके हैं। तो अब अपोजिशन लीडर के हवाले से क्या होगा? तो पीटीआई इस वक्त एहतजाज के साथ साथ पार्लिमानी निजाम के अंदर खुद को इन रखने का सोच रही है। बका भी उनकी एक चैलेंज बनी हुई है उनके लिए, जाहिर है नाअहलियां भी हो रही हैं। और बाई इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला हुआ, मतलब कोई हतमी राय? अब हमारे साथ तो यही शेयर की गई है कि शायद ना पार्टिसिपेट करें, लेकिन उस बारे में भी क्या अभी तक डिस्कशन चल रही है, हम हैदर आपसे जानेंगे। लेकिन पेशावर में क्या 14 अगस्त को एहतजाज होगा? पेशावर से काफिले क्या इस्लामाबाद की तरफ भी आएंगे या बस अपने अपने इलाकों तक ये एहतजाज महदूद रहेगा? ये अबू बकर हमें बताएंगे। जी अबू बकर। अबू बकर आपका ना माइक नहीं आ रहा, जनरल माइक से आवाज़ आ रही है, उसको ज़रा सेट कर लें और माइक थोड़ा ऊपर कर लें। सो मीनवाइल हम हैदर के पास चलते हैं, वाइल वी फिक्स योर माइक। बाई इलेक्शन के हवाले से क्या अब हतमी फैसला है? देखिए, बाई इलेक्शन के हवाले से तकसीम राय है। इमरान खान ने कहा कि कोई भी इसमें शिरकत ना कीजिए क्योंकि हमारी नशिस्तें छीनी गई हैं और आला अदालत तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, तो लिहाजा इस बाई इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और दीगर अरकान की जानिब से बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए राय दी जा रही है और पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ये चाहती है कि हमें स्पेस नहीं देनी चाहिए और लड़ना चाहिए बाई इलेक्शन। सो फिर हतमी राय क्या इमरान खान की मानी जाएगी या फिर दीगर पार्टी रहनुमा, उनकी राय में वजन ज्यादा है तो उनकी मानी जाएगी? तो बात तो फिर वही आ गई ना, जो वरना तो जो बानी कहते हैं बस वही होता है। तो अब क्या फैसला होगा? देखिए, अब राय बदल रही है। बानी पीटीआई की अगर बात कीजिए तो उन्होंने इस मरतबा उनकी ट्वीट पढ़ी जाए तो आपको एक कौमी डायलॉग की बात नज़र आ रही है। यानी इस हवाले से ये बड़ा दिलचस्प है कि उनकी सोच बदल रही है। वो पहले चाहते थे कि सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया जाए, लेकिन अब वो ये कौमी सतह पर एक डायलॉग की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने महमूद खान चिकज़ई के साथ भी किया और उन्हें कहा कि आप ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली भी नजर आ रही है। अपनी पार्टी के असीर रहनुमाओं का खत भी सामने आया था जिसमें ज़ाहिर शाह महमूद भी शामिल थे। वो इससे पहले उस खत में ही कौमी डायलॉग पर इसरार कर चुके थे या इसकी ज़रूरत पर जोर के थे। तो क्या समझें, अल्टीमेटली नज़रिया तब्दील हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे पहले भी कई मरतबा बातें की गई हैं और फिर अगले हफ्ते ऐसी ट्वीट आती है जिससे अगर कोई सिलसिला बनता हुआ नजर भी आ रहा हो मुज़ाकरात का तो वो सबोताज हो जाता है। देखिए, अब पीटीआई के बानी चेयरमैन को ये समझ आ रही है कि उनकी स्पेस दिन ब दिन कम होती जा रही है और अब जिस वक्त अपोजिशन लीडर का मामला सामने आ गया है तो अब अपोजिशन लीडर के मामले पर भी पीटीआई की मरकजी क़यादत को ये तशवीश है कि पार्लियामेंट में जो अक्सरियत अपोजिशन में जमात रखती है तो उसका अपोजिशन लीडर होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की अददी हैसियत उस वक्त होगी जब पार्लियामेंट में उनके वजूद से मुतल्लिक मामलात क्लियर होंगे। जब ये चीज़ें पार्लिमानी लीडर्स के या रहनुमाओं के सामने आ रही हैं तो बानी पीटीआई के मौक़िफ़ को उन तक मुकम्मल मालूमात नहीं होती। तो लिहाजा हमें अब ये समझना होगा कि मुश्तरका जो फैसले हैं उन पर ज्यादा नजर रखी जाए। बानी पीटीआई के हवाले से जिस तरह हमने हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अबू बकर बताइएगा, यही हम जानना चाह रहे हैं कि क्या इन्होंने सोचा है कि प्रोटेस्ट जो करना है 14 अगस्त को करना किस तरीके से, तरीके क्या क्या है? देखिए जी, जाहिर सी बात है जिस तरह हैदर ने कहा कि स्ट्रेटजी जो है वो उनकी वही होगी जो इससे पहले एहतजाज में थी। 5 अगस्त को जो उनका एहतजाज था तो इस बार भी यही स्ट्रेटजी है। लेकिन कारकुन जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है और मकामी जो क़यादत है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि क़यादत ने जो है ये ऐलान किया था कि हर नेक्स्ट जो एहतजाज होगा तो उसमें शिद्दत आएगी। तो शिद्दत क्या आएगी, अब इस बात पे जो है कारकुन भी कंफ्यूज है और हमारी मकामी क़यादत से जो कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है अज़ला की सतह पर यह एहतजाज होना है तो जो मुख्तलिफ़ अज़ला के कैबिनेट्स है तो उनके इल्म में जो है कोई नई बात जो है वो नहीं आई गई। और जब हमारी कल मुख्तलिफ़ जो मकामी क़यादत है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये बताना था कि क़यादत की जानिब से अभी तक जो है एहतजाज के हवाले से कोई राब्ता जो है वो नहीं किया गया। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि 14 अगस्त को जो है वो एहतजाज होना है।
इस हवाले से जो है पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर जो है इख्तिलाफात भी पाए जा रहे हैं। और इससे कबल जो है जब 5 अगस्त का एहतजाज था तो उस एहतजाज पर जो है वो इख्तिलाफात खुलकर सामने आए थे। और उससे वो जो है इस बात से इख्तिलाफात का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि अच्छा उसमें अल्टीमेटली यही होता है अबू बकर के वजीर आला जो हैं वो खिताब नहीं करते, बात नहीं करते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। हमने पिछली दफा विजुअल्स देखे थे, कारकुन उनकी गाड़ी के सामने मतलब कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बाय फोर्स रोकें। ऑलमोस्ट लगता है कि उनकी इस हरकत से कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होती है, तो होपफुली अब वो ये नहीं होगी। तो लिहाजा चाहते ये कि जो सब्सिक्वेंटली और एहतजाज होंगे उसमें शिद्दत ज्यादा हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या, कहीं इकट्ठा होना है इन्होंने, कोई जलसा है, कोई सड़कों पे निकलेंगे, कहीं वहां से मार्च करके कोई पॉइंट ए से बी पे आ रहे हैं, कुछ ऐसा अभी तक डायरेक्टिव नहीं आया? देखिए डायरेक्टिव्स नहीं आए, लेकिन ये हमारी जो सीएम हाउस के जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जब हमारी बात हुई और पार्टी के लेवल पर जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये बताना है कि स्ट्रेटजी वही होगी, मुख्तलिफ अजला में जो है ये रैलियाँ निकालेंगे। मर्दान की जो क़यादत है जिसको आतिफ खान लीड कर रहे हैं वो जो है सवाबी इंटरचेंज आएंगे, उनका काफ़िला, इसी तरह चारसदा का काफ़िला भी उनके साथ होगा। और साथ ही साथ जो दीगर जो करीबी अजला है मर्दान के, सवाबी, चारसदा और दीगर जो अजला है तो वो भी जो है चारसदा इंटरचेंज पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह नौशेरा का जो काफ़िला होगा वो खैराबाद के मकाम पर GT रोड पर जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेगा। जबकि पेशावर का जो काफ़िला है तो वो जो है जो शेर अली अरबाब है जो कि पेशावर रीजन के सदर है वो जो है वो इस बार अली अमीन गंडापुर लीड नहीं करेंगे पेशावर का काफ़िला। इस बार जो है चेंजेस जो इस बार आई है तो वो ये है कि यहाँ पर पेशावर रीजन के सदर शेर अली अरबाब जो है वो पेशावर का काफ़िला लीड करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो है वो इस बार अपने आबाई गाँव जाएंगे, अपने आबाई इलाके जाएंगे DI खान, और वहाँ से जो है वो लीड करेंगे और वहाँ पर जो है वो एहतजाजी रैली जो है वो निकालेंगे। कारकुन जो है जिस तरह आपने हवाला दिया एहतजाज का, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, आपका भी शुक्रिया। तो ये रैली निकालने वाला तो ऑलमोस्ट आपको पता ही 14 अगस्त पे बहुत सी रैलीज होती हैं, कोई कार रैली निकल रही है, कोई मोटर बाइक रैली, मतलब बहुत सी और एहतमाम भी होते हैं। तो उसमें इनका एहतजाज भी हो जाएगा, शायद 2 in 1 टाइप सिचुएशन लग रही है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि एहतजाज का मूड कुछ और होता है और आज़ादी की खुशियों का मूड बिल्कुल कुछ और होता है। एहतजाज हर शहरी, हर पाकिस्तानी का हक है, जमहूरी हक है। अगर वो तो एक मौका होता है, एक मुनासबत होती है, मतलब हम मार्का हक के बाद एक 14 अगस्त मना रहे हैं तो आपने जो करना है 15 को कर लें। मतलब अगर वो एहतजाज के साथ साथ आज़ादी का जश्न भी मनाएं, जंग में जीत का जश्न भी मनाएं और थोड़ा बहुत एहतजाज भी हो जाए, कर लें तो ठीक, फैसला कर लें करना क्या है। हम ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा जी, हमने माहौल बनाया हुआ है, कोशिश हमारी पूरी है। पूरे पाकिस्तान ने माहौल बनाया हुआ है, पूरे पाकिस्तान ने माहौल बनाया है 14 अगस्त की खुशियां, और फिर वो वीकेंड भी एक तरह से बन ही जाएगा। बड़ी तैयारियां हो रही हैं लोगों की और देयर यू गो। हम ना थ्रू आउट द शो आजकल आपको ग्लिम्प्सेस ज़रूर देते रहेंगे बिकॉज वी लव इट द वे। इस पर एक जोश भी और है, एक खूबसूरती भी, एक इनोवेशन भी बड़ी जबरदस्त है और बनता भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बनता भी है। तो उस्मान खलील हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुजरावाला से। लेट्स सी। आज ही मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी यौम आज़ादी के दिन को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक तरफ तो सरकारी इमारतों को सब्ज हलाली परचम और बरकी कुमकुमों से बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है, तो दूसरी जानब शहरियों की भी बड़ी तादाद इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इस दिन के हवाले से आराइशी अशिया के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर सुबह होते ही बच्चों बड़ों का रश लग जाता है। और जैसे ईद से कबल ईद की खरीदारी करते हैं, उसी तरह जो गुजरांवाला के बाजारों में इन स्टॉलों पर यौम आज़ादी के दिन की तैयारियों में शहरी मसरूफ नजर आ रहे हैं। बच्चे इस दिन के हवाले से सब्ज हलाली परचम, झंडे, झंडियां और साथ में बैजिस में दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ है। साथ में हम देख रहे हैं कि खवातीन की भी बड़ी तादाद इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। खवातीन जो है अपने मुख्तलिफ जो है कलर के मलबूसात खरीद रही हैं, साथ में बच्चे भी, और सब जो है सब उम्र के अफराद इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। साथ में जिली इंतजामिया की जानिब से भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया है ताकि इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जा सके। आई ऑलवेज लुक फॉर सम न्यू इनोवेशन, कोई नई चीजें आई हो।
कुछ लाइटों वाले झंडे, हाँ कुछ हेयर क्लिप्स वगैरह भी इस बार तो नजर आ रहे थे। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं। अब जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी और फाइनल मार्का, खैर मार्का क्या होना है, आज हो रहा है बेसिकली, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। टेक्निकली सीरीज 1-1 से बराबर ही है, लेकिन अब तक कौमी टीम की जो हालात कहें, परफॉर्मेंस कहें, जो भी रही है, वो वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी है डेफिनेटली। हाँ, इसी पे बात भी कर लेते हैं। याया हुसैनी हमारे साथ हैं और साथ ही अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन करेंगे इन ब्रेक। या पहले तो ये बता दें, जो अभी हमने कहा है कि वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी है, परफॉर्मेंस तो आपके सामने ही है, ऐसा ही लग रहा है आपको? व्हाट शुड बी कि 1-1 से सीरीज बराबर है, होनी भी चाहिए थी। वैसे तो इक्वली पे खड़े हैं, लेकिन येट व्हाट होप्स डू वी हैव टुडे? सबसे पहले तो हुमा आपको और अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम। और इस तनाजुर में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम जो अपने लास्ट 5 मैच थे उसमें से सिर्फ 1 मैच वो जीती थी और वो भी आयरलैंड के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओडीआई रैंकिंग में 90 नंबर पर थी सीरीज से पहले, और पाकिस्तान 4थे नंबर पर था। और ये जो हुमा ने बात की है, थोड़ी सी इसकी मैं तफसील में इसलिए जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ख्वाहिश रखता था कि वनडे सीरीज को T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि नहीं जी, हम वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। इसलिए वो बज़िद थे कि 2023 में वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। और 31 मार्च 2027 वर्ल्ड कप जो नामीबिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मुश्तरका तौर पर खेला जाना है, वहां डेडलाइन है कि 8 टीमें जो है, जो टॉप 8 टीमें होंगी, वो बराह रास्त वर्ल्ड कप खेलने की अहल होंगी। तो अभी से वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस तैयारी में मसरूफ है। और बिल्कुल हुमा की ये बात इसलिए मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उनको बरतरी इसलिए हासिल है कि पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी दूसरे मैच में, और इस कामयाबी के बाद वो 9वें से अब 8वें नंबर पर आ गए और हम 4थे से 5वें नंबर पर चले गए हैं। हमारे लिए रैंकिंग बड़ी अहम है याह्या। आप पहले भी हम बात कर चुके हैं, ओलंपिक्स में हमें जाना है, खेलना है, और मतलब जाना ही है हमें। There's no other way about it. ये थोड़ी सी, खैर इतनी तो अनबिलीवेबल बात नहीं होनी चाहिए, बट वी आर स्ट्रगलिंग टू मेक आवर प्लेस ओवर देयर। मतलब क्या हमारी बात होती थी कि हम कभी ऊपर नीचे होते होंगे, लेकिन अब तो हम अपनी स्पेस बनाने के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें ये दूसरा मैच, हमें ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, हम जीत जाएंगे होपफुली, लेकिन ये जो 1-1 से बराबर होता है ना मामला, पहले T20 में भी हुआ, 1-1 से बराबर भी सही खेल के अगर हुआ हो तो ठीक होता है। हाँ, सॉरी याया, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। याया, यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट। हम तो एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपने जो रैंकिंग की बात की ना, ओलंपिक में वनडे क्रिकेट नहीं है, ओलंपिक में T20 है। T20 तो T20 में जो फॉर्मूला तय किया गया उसमें पाकिस्तान का ओलंपिक के लिए जाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो एक कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी। यही तो हम बात कर रहे हैं कि हम कहाँ कैसे इधर पहुंच गए कि यहाँ हम इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ होंगे कि नहीं होंगे। हाउ डिड वी गेट हियर, मतलब सवाल तो यही था। और नेचुरली अभी हम जो इससे पहले भी बात कर रहे थे, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑल्सो इस ODI में हम 1-1 इस वक्त तो बराबर ही हैं, और आज का प्ले जो होगा, मैच होगा, डिसाइड करेगा। लेकिन वो भी बड़ा स्ट्रगल करके हम वहाँ पहुंचे। ये कोई जबरदस्त मैचेस नहीं चल रहे, हम कोई जबरदस्त खेल नहीं खेल रहे। देखिए उमा, मेरा ख्याल है कि हमारा वेस्ट इंडीज से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है इस टीम को। हम शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में T20 सीरीज भी आसानी के साथ जीते, लेकिन थोड़ा सा जो हमारी मैनेजमेंट है वो तजुर्बात कर रही है, और वो इस बात से नहीं डर रहे कि हार जाए तो कोई खतरे की बात नहीं है। वो ट्यून कर रहे हैं टीम को ताकि एशिया कप के लिए एक अच्छी टीम बन सके, वर्ल्ड कप के लिए पहले हम पूरे एक्सपेरिमेंट जो है वो फाइनल कर सके। बार बार अब ये बात हो रही है, और अब बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि वाई पाकिस्तान टीम 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ मैदान में क्यों नहीं उतरती। सुफियान मुकीम, अबरार के होते हुए हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे। आप कोयटा ग्लैडिएटर को देखिए 2025 में जो उनकी परफॉर्मेंस रही, एक तरफ उस्मान तारिक 4 ओवर करते थे, एक तरफ अबरार 4 ओवर करते थे, उनके 8 ओवर जो थे वो साउंड एंड सिक्योर थे। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। सुफियान मुकीम जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा है। अबरार को आपने पूरे फ्लोरिडा में बाहर बिठा कर रखा, बांग्लादेश में 2 मैचों में बाहर पिछले मैच में भी हमने 3 तब्दीलियां की। आप ये बताइएगा याह्या, आपको क्या लगता है, पिछले मैच में हमें पार्ट टाइम बॉलर्स काफ़ी भारी एक्सपेंसिव पड़े, एंड मैच भी ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ से इसीलिए निकला है, और ये वनडे है, ज़ाहिर है इसमें 10 ओवर करने होते हैं। अभी हम कप्तानी की गलती कहें, इसे स्ट्रैटेजी
कह लें कि जी ये तो स्ट्रैटेजी है, हम नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और अभी हम इतने दूर अंदेश नहीं है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या हो रहा है यहाँ पे? अब्दुल्ला, बात दरअसल ये कि सारा मलबा रिजवान पर डालना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हसन जो है वो इस पूरी प्लानिंग का पार्ट है। और जिस तरह मैंने कहा कि माइक हसन जो है वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब टीम को बनाया जाए, टीम को उठाया जाए और बड़े इवेंट से पहले जो है सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए जाए। हाँ, एक बात बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगा, इतने दबाव के बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वापस आए, लेकिन वही धाक के तीन पात, उनके खेलने का वही अंदाज है। उनको आप बोल रहे हैं कि T20 क्रिकेट में लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए अगर वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उस शेल से बाहर ही नहीं निकले हैं। आप देखिए जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, 15 डॉट बॉलें आपके कप्तान ने खेलनी, फिर बाबर आजम भी उसी तरह खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी बैटिंग का सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है, वो पहले मैच में हसन नवाज ने आकर छक्के मार दिए, आप जीत गए। हुसैन तलत ने बैटिंग कर ली, आप जीत गए, फंसा हुआ मैच था। फिर दूसरे मैच में वो जो आपने 171 किए 37 ओवर में, वहां पर भी हसन नवाज ने आके नीचे से जो है वो 3-4 छक्के मार दिए। सोच बदलने की जरूरत है, जो T20 क्रिकेट में आपको बदलती हुई दिखाई दे रही है। अटैकिंग क्रिकेट आपकी टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग ये कहेंगे कौन सी अटैकिंग क्रिकेट हमने बांग्लादेश में खेली, रन फंसे हुए थे, फ्लोरिडा में कौन सी अटैकिंग क्रिकेट खेली। तो देखिए पिचेस का भी कसूर है। अब आप एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर लो बाउंस है, जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पर तो आप जाकर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अप्रोच दिखाई दे रही है। तो मुझे ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस मामले में सोचने की जरूरत है। और जो काम आप मोहम्मद नवाज से ले रहे हैं, देखिए आपने उनको, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए अगेंस्ट फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज, लेकिन जो काम आप उनसे लेना चाह रहे हैं वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक एज ए ऑलराउंडर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको नवाज के साथ जी, और बहुत अरसे से नहीं डिलीवर कर पा रहे एज एन ऑलराउंडर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। हमारे साथ अहमद शहजाद भी ज्वाइन कर लिया है। अहमद, क्या हाल है आपका? अच्छा अहमद, ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आज जो जीतेगा वो फिर सीरीज जीत जाएगा। पहला वनडे भी पाकिस्तान खींच खांच के मतलब बड़ी मुश्किलों से ही जीता, दूसरे में तो जीत के करीब भी नहीं थे हम। इस शिकस्त के जिम्मेदार बैटर्स हैं या बॉलर्स? सबसे पहले तो ये बता दें। लेकिन ज्यादा जिम्मेदार तो बैटर्स ही हैं, क्योंकि ये तो बारिश हो गई और ओवर्स कम हो गए तो आप फिर भी कोई एक डिसेंट टारगेट तक पहुंच गए। अदरवाइज ये 50 ओवर्स का मैच होता तो तब भी आपने मोरलेस इतना ही स्कोर करना था और एडवांटेज जो है वो वेस्ट इंडीज को होता। दो के बॉलर्स ने, जो आपके प्रीमियर बॉलर है, फास्ट बॉलर ने, उनको जो जहां पे हॉटस्पॉट में कहता हूँ ना, जहां पे परफॉर्मेंस करनी चाहिए, जहां पे आउट करने चाहिए, वहां पे वो बजाय के आउट कर रहे हैं, वो इस तरह की बॉलिंग करते हैं जिस तरह नए बच्चे भी नहीं करते हैं। तो यही तो वो कंसर्निंग पार्ट है जिसकी हम बात करते हैं। और फिर आपके कप्तान देखें रिजवान, वो फिर 20 बॉलों पे एक स्कोर पे खेल रहे थे। आप जितना मर्जी इनको क्रिटिसाइज कर लें, आप जो मर्जी कह लें, इनका मेन मकसद ही यही होता है कि किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस हो जाए। और ये अयां हो गया पूरी कौम के सामने, मुल्क के सामने, कि 9वें नंबर की टीम है वेस्ट इंडीज। आज से 7 साल पहले जब हम 72-73 के स्ट्राइक रेट से एक आधी इनिंग खेल जाते थे स्लो कंडीशन, तो भाई पूरा जो है ना मीडिया हमारा उस टाइम पे जो है ट्रायल लेता था कि यार ये तो स्लो खेल रहे हैं। तो अब तो उसको भी गुजरे हुए 6 साल हो गए, क्रिकेट और आगे बढ़ गई है। तो अभी भी आप 40 के स्ट्राइक रेट से देखें, कप्तान होकर रिजवान अगर खेल रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे बताइए। और आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो उसमें कहते हैं कि जी सबकी बात कर देते हैं, बॉलिंग की बात कर देते हैं, बैटिंग अपनी बात नहीं करते। अहमद भाई, हम अभी बल्लेबाजों की बात करें, हमारी बैटिंग में मिडिल ऑर्डर का सुस्त खेलना आपको पता है पुराना मसला है, इस पे आपसे भी कितनी दफ़ा बात हो चुकी है, इसका शायद पता नहीं कोई हल है नहीं है। लेकिन बॉलिंग वाला इशू जो है वो भी बहुत सीरियस है। फास्ट बॉलर्स में तो हमें कोई एक ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो पार्टनरशिप तोड़ने की पोजीशन में हो या रन्स रोकने की सलाहियत रखता हो। हमें फ़ख्र है अपने रीजन से, अपने मुल्क से निकले हुए फास्ट बॉलर्स पे। However, ये आर्ट क्या खत्म हो रहा है हमारे मुल्क से, आपको क्या लगता है? देखिए ये बड़ी बात नहीं है कि फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं कर रही, ठीक है नहीं कर रही। एक टाइम के अंदर आप चेक करें कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ होती थी वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग होती थी। अब जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि जब इनको बिठाया भी जाता है और इनकी जगह भी जिसको लाया जाता है वो भी कॉम्पिटेंट फास्ट बॉलर्स नहीं होते। वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस नजर आता है।
वहां पे भी वो प्लेयर्स नहीं लाए जाते सच एज खुरम शहजाद, मीर हमजा, अली रजा, मूसा खान, ये लोग परफॉर्मर्स हैं। इन लोगों को चांस देने की बजाय नॉन परफॉर्मर्स जो किसी ना किसी फ्रेंचाइज से किसी का कोच वाकिफ होता है तो किसी के जो फ्रेंचाइज का सिलेक्टर बना हुआ है तो वहां उन लोगों को लेके आया जा रहा है और फिर बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में तो टैलेंट ही नहीं है। तो यही मसला चल रहा है। एक तो आपके सीनियर प्लेयर्स की, चाहे वो बैटिंग के अंदर है, बॉलिंग के अंदर है, वो लाइबिलिटीज हैं टीम के ऊपर, और दूसरा जब तक आप मेरिट पे यंगस्टर्स को जो डिजर्विंग परफॉर्मर है नहीं लेके आएंगे बॉलिंग के अंदर भी, जिस तरह बैटिंग के अंदर अब आप कुछ हाथ लेके आए हैं, आपको सहारा हो गया ना, साहिबजादा फरहान आ गया, साइम अयूब आ गया, हसन नवाज आ गया, ये बच्चे आए हैं कि नहीं आए? क्योंकि डिजर्विंग थे, परफॉर्मर थे, आवाज उठाई, मीडिया ने, जियो के प्लेटफॉर्म ने आवाज उठाई, उनको चांस मिला है, वो जगह अपनी अपनी सीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर पे भी जो मेरिट के बच्चे हैं उनको लेके नहीं आया जा रहा है, अदरवाइज फास्ट बॉलर का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सीनियर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मेरिट वाले प्लेयर्स ना लाके, ताकि वो भी परफॉर्मेंस ना करें और इंप्रेस ना कर सके और इवेंचुअली दोबारा इन्हीं को लेके। बहुत शुक्रिया अहमद फॉर बीइंग विद अस। अब हम दुआ कर सकते हैं कि आज हमने जीतना ज़रूरी है और उसके लिए जो चेंजेस हों वो सही चेंजेस साबित हों। और जो आज का मैच होगा उस पर तज्जिया हम कल करेंगे और करेंगे बिल्कुल बातें करेंगे इस पे। अच्छा जी, और भी बहुत सी बातें होनी है, जैसे कि आपको बताएं कि मोटरवेज पर आने वाली बसों के ड्राइवर्स और अमले ही को नहीं बल्कि तमाम मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार दे दिया गया है। वंडरफुल, बहुत ही अच्छी ये बात है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक सीट बेल्ट ना बांधने की सूरत में सवारी पर जुर्माना आयद किया जाएगा और सवारियों के लिए सीट बेल्ट ना होने पर बस को मोटरवे पर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान ने जोर भी दिया है कि बस ड्राइवर्स और अमला हर हाल में सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। वैसे बस ड्राइवर्स तो डेफिनेटली पहनते हैं हाँ। और अब ड्राइवर्स जो होते हैं, गाड़ियां हो या बसें हो, लॉट ऑफ द टाइम्स अगर सीट बेल्ट गाड़ी में होती है या फिर बसों में होती है तो वो जरूर लगाते हैं। अब इतनी सेंस आ गई है वैसे हमारे यहाँ कि सीट बेल्ट जो है उसका इस्तेमाल अब हाँ, लेकिन सीट बेल्ट का होना बड़ा जरूरी है। अब कोचेस वगैरह की जो बात हो रही है उनमें नहीं होती ना सीट बेल्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है मुसाफिरों के लिए। तो जी इसका इस्तेमाल जो है अब करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी सवारी, आपकी जो भी गाड़ी वगैरह होगी वो मोटरवे पे ही नहीं जा सकेगी। अगर बात करते हैं जरा, मसरूर आलम कुलाची हैं हमारे साथ, डीआईजी ऑपरेशंस मोटरवेज पुलिस। बहुत शुक्रिया मसरूर साहब। डीआईजी साहब, सब मोटरवेज पर चलने वाली बसों के ड्राइवर ही नहीं, तमाम जो पैसेंजर हैं वो भी सीट बेल्ट पहनेंगे, अब इसका पाबंद किया जा रहा है उन्हें। दुनिया भर में ऐसी मिसालें आप बताइएगा कहीं है मौजूद, कहाँ से मॉडल लिया जा रहा है, क्या मुसाफिरों के लिए पाबंदी और अमल दरामद ना होने पर जुर्माने भी होंगे और क्या रेशो होगी उसकी? जी शुक्रिया अब्दुल्ला, आप लोगों ने मौका दिया हमारा मौक़िफ़ वाज़े करने का। जी बिल्कुल, आज के महज़ब इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप यूरोप को देख लें, मिडल ईस्ट को देख लें, वहाँ पे ये कानून मौजूद है कि न सिर्फ ड्राइवर बल्कि तमाम जो भी व्हीकल में पैसेंजर्स बैठे हैं वो बेशक प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, तमाम लगाते हैं और उस पर बाहर के ममालिक में तो सख्त जुर्माने आयद हैं। कानून में तो हमारे मुल्क मौजूद है, हमारे पास ट्रैफिक जो कोड्स हैं उसमें 2061 एक कोड है जिसमें जुर्माना आयद करने की हमारे पास इख्तियार भी है। अब तक चूंकि हमारा मुल्क अभी डेवलपिंग है, आगाही अभी इतनी अवाम में नहीं है, तो हमने असल में ये आगाही मुहिम शुरू की है जो कि आज से शुरू है। ये 2 माह 3 माह हम इसमें, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने इसमें यही हिदायत की है, क्योंकि पीछे माजी में कुछ ऐसी बसों के एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें ड्राइवर तो बेशक सीट बेल्ट लगा के भी बैठा हो, सवारियां बस जब गिरती है उलटती है तो सवारियां जिन्होंने नहीं लगाया होता वो जरा ज्यादा मोहलिक साबित होता है उनके लिए। तो हमने ये मुहिम शुरू की है इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपने बाकी मुल्कों का यहाँ तस्करा किया, तो मैं अभी यूएस से होके आई हूँ, बस में भी ट्रैवल किया, 2-3 घंटे की राइड थी मेरी। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं थी कि पैसेंजर्स जो हैं वो सीट बेल्ट पहने, विच इज़ स्ट्रेंज। खैर आप ये ज़रूर बताइएगा कि अब किस तरह बस में, इसे बस की अगर हम बात कर लें, किस तरह कंपेल करेंगे ड्राइवर्स या कंडक्टर्स कि नंबर 1 बस सीट बेल्ट होना बड़ी ज़रूरी है उन बसेस में, और फिर सारे पैसेंजर्स को कंपेल करना कि जी आपको बांधनी ही पड़ेगी सीट बेल्ट, वरना आप नहीं बैठ सकते। ये किस तरह मेक श्योर करेंगे?
जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम बाहर के ममालिक में भी बेसिकली कानून में मौजूद है, वो हमसे ज्यादा एनफोर्समेंट थोड़ा सख्त करते हैं, लेकिन लाजमी बात है हर वक्त हर लम्हा कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। तो हम भी इसी उसूल पर ही चलेंगे कि हम इसीलिए पहले आगाही मुहिम शुरू कर रहे हैं। बसेस जो हैं वो हमारे पास टोल प्लाजाज पे और मूवी पॉइंट्स पे रुकती हैं, हमने आज से शुरू कर दिया है ड्राइवर्स को आगाही, और फिर बस में हम मूवी बनाते हैं तो हम वहां पे आवाम को भी साथ साथ आगाही पैदा करेंगे कि ये उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, और ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो हैं उनको पाबंद करेंगे कि अच्छा मसूद सर, गाड़ियों के लिए भी यही है, गाड़ी में आगे बैठे हुए लोग तो यूजुअली लगा ही लेते हैं। हाँ, अब हमने ये चेंज देख लिया और पीछे सीट बेल्ट होती जरूर है, लेकिन कोई इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि लगाएं। और फिर पीछे जितने लोग बैठ सकते हैं उसकी गुंजाइश से कहीं ज्यादा लोग भी बैठे होते हैं, और उतनी सीट बेल्ट तो होती नहीं है हमारे यहाँ, होती नहीं है। जी जी, ये बात आपकी दुरुस्त है, इसीलिए हमने पहली फेज में ये कमर्शियल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन पे आगाही मुहिम शुरू की है और थोड़ी सख्ती शुरू करेंगे। जबकि आपकी बात दुरुस्त है, हर गाड़ी में सीट बेल्ट उसूली तौर पे होनी चाहिए और सबको लगानी चाहिए। वो भी हम आगाही मुहिम हमारी हर वक्त चल रही होती है। टोल प्लाजाज पे जब हमारी गाड़ियां क्रॉस करती हैं टोल प्लाजा को, हम वहां पे आगाही करते हैं, सर्विस एरियाज में हम लोगों को करते हैं। तो इसको हम अब मजीद बड़े पैमाने पे जरा और दिलचस्पी के साथ करेंगे ताकि लोगों में ये आगाही और ये अब हमारे मुल्क में ये अमल होना चाहिए। मसूद साहब, बिल्कुल होना चाहिए, जाहिर है हिफाजत इससे होती है और व्हाई नॉट। ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बस कंपनीज हैं, उनको पहले आपने ऑन बोर्ड लिया था, क्या सारी बसेस में ऑलरेडी पैसेंजर सीट बेल्ट मौजूद हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं आप आज से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या इससे पहले उन्हें टाइम दिया गया था कि हाँ जी अगर आपकी सीटों में सीट बेल्टें नहीं हैं तो आप इंस्टॉल करा लें, लगवा लें? क्या मैकेनिज्म आपने अपनाया ये करने से पहले? जी अब्दुल्ला, आपकी बात दुरुस्त है, हम पहले भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ इन टच रहते हैं, मीटिंग्स हमने उनके साथ की हैं, सीट बेल्ट के हवाले से उन्हें हिदायत पहले मिली हुई हैं, इसीलिए अभी फिल फॉर हम जुर्माना आयद करने नहीं जा रहे। अभी भी 2 महीने 3 महीने सबको देंगे। जो अच्छी न्यू बसेज आई हुई हैं उनमें तो सीट बेल्ट की अवेलेबिलिटी होती है, बाकी बसेज वाले इंशाल्लाह इस दौरानिया में मैनेज कर लेंगे। और हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के भी साथ लाइजान कर रहे हैं कि वो न्यू ट्रांसपोर्ट बसेस की जो बॉडी मेकअप है वहां पे ही इसको इंश्योर करें, हम ये भी जरूर करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मसरूर आलम साहब, डीआईजी ऑपरेशंस मोटरवे पुलिस। और यहाँ हम आवाम कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है और आपकी सेफ्टी के लिए अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, कानून बन गया है, तो डू इट। इसमें प्लीज, हाँ, इसमें बिल्कुल लड़ने वाली बात तो ये है ही नहीं। दिस इज फॉर योर सेफ्टी प्राइमरीली। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं है वहाँ लगवा ही लेंगे। पहले ड्राइवर सीट पे भी आपको पता है बड़ी तकलीफ होती थी, आज से कोई 20-30 साल पहले कोई नहीं लगाना चाहता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी डज यूज द सीट बेल्ट। अच्छा, अब देखें, अब जैसे हमें आदत नहीं है कि हम ब्रेक लेने के लिए इधर मुड़ जाते हैं, अब हम भी तो सीख ही गए हैं ना। तो नहीं, आप तो अभी तक नहीं सीखे। नहीं, इधर है ना, मैं इधर ही देख रहा हूँ, ये वाला हाँ इधर ही है। ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम। अच्छा जी, जश्न आज़ादी मनाने के लिए ऑब्वियसली हर तरफ भरपूर तैयारियां तो चल ही रही हैं और हर कोई प्लान्स बना रहा है कि किस तरह सेलिब्रेट करना है एंड ऑल दैट। कराची वालों के लिए ये मुश्किल थोड़ी आसान इसलिए कर दी है क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि सिंध हुकूमत के साथ बाय द वे मिलकर कल शाम एक शानदार तकरीब है, बल्कि तकरीब कॉन्सर्ट ही आप समझ लें, नेशनल स्टेडियम में तारीख का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह नेशनल स्टेडियम में। और जो तारीख रकम हुई है ना हैदराबाद में, और उसके बाद जो तारीख रकम हुई है सक्खर में, लाखों, लिटरली लाखों, दोनों वेन्यूज पे, दोनों वेन्यूज पे। मतलब ये वो आर्टिस्ट हैं जिनके एक एक आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट की टिकट 5-10 हजार रुपए से कम नहीं होती, और ये सारे आर्टिस्ट आप सोचें एक साथ in one night, in one evening. This is unprecedented. So in Karachi you can see them tomorrow night National Stadium में। और हम जरा लाइनअप आपको बता दें, सजाद अली, आतिफ असलम, हदीका कियानी, यंग स्टनर्स, राहत फतेह अली खान। मतलब how much bigger can it get? It can't get bigger than this. It can't get bigger than this. Let's talk about it. लेकिन इससे पहले आपको पता है हमने यहाँ पे अहमद शाह साहब के साथ सदाए वतन का भी ऐलान किया था। वैसे तो पाकिस्तान आइडल भी आ रहा है, सो वो भी हमारी सदाए वतन है। Lot of things are happening। शाह साहब हमारे साथ है। शाह साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक, क्योंकि हमने वो सोशल मीडिया पे खैर हमने तो देखा सक्खर और हैदराबाद में,
मैसिव टर्नआउट, और आप लोग जब जाते हैं तो इसकी तैयारी होती है कि लिटरली लाखों में टर्नआउट होना है? अब तो हो गई असल है। में मुझे तो पता होता है, आपको पता होता है? जी, क्योंकि मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ। और बात ये है ना कि चीज़ें होती नहीं है, तो वो एक्साइटमेंट का लेवल जो है आमतौर पे तो वहाँ पे ये कभी नहीं हुई। मतलब ज़िंदगी में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस राहत फ़तेह अली खान की हैदराबाद में हुई, ज़िंदगी में पहली बार राहत की परफॉर्मेंस वहाँ हुई। What a treat for the people. तो वो एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था। और पहले तो मैं एक करेक्शन चाहता हूँ, वो ये है कि ये हुकूमत सिंध के हैं सारे इवेंट, और आर्ट्स काउंसिल को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप, चूंकि आर्ट्स काउंसिल का एक एक्सपीरियंस है चीज़ें, तो आप हुकूमत सिंध ये इवेंट कर रही है, ताउन है आर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इवेंट है। और चीफ मिनिस्टर ने एक 5 रुकनी कमेटी सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब की सरबराही में बनाई, जिसमें सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेयर साहब, हमारे कल्चर मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली शाह साहब, ये सब हैं। और फिर स्पोर्ट्स वाले अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, इसी तरीके से कल्चर के बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। तो उसमें जो कल्चर के इवेंट है उसमें जुल्फ़िकार शाह जो हैं कल्चर मिनिस्टर, और हम जो है उसको देख रहे हैं। तो बैनर जो है वो टोटल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। एब्सोल्युटली। अच्छा शाह साहब, लेकिन एक चीज, ये इस साल ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्पेशल, इस साल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि हमारा 78वां यौम आज़ादी भी है, और उसके साथ साथ ये जो मार्का हक है, ये जो हमने अपने से कोई 100 गुना ज़्यादा, एक मिथ थी कि हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, तो वो जो 4 दिन के अंदर जो सूरत हाल बनी, उससे वापस एक पूरी कौम भी, एक जज्बा मुझे सिंध में वो नज़र आया कि आमतौर पर लोग मतलब लाखों लोग नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, और वो सारा रिकॉर्डेड है आपके चैनल्स के ऊपर। मेरा वो मतलब जो एक होता है कि यूं है और वो है और यूं मतलब एक ऑर्गेनिक चीज हो रही है, जो एक तासुर बनाया गया है, और हम खुले खड़े थे, हम किसी इशार में, किसी संगीनों में नहीं थे, पब्लिक थी सारी की सारी। एक आदमी जख्मी नहीं हुआ, एक आदमी हॉस्पिटल नहीं गया, एक को लाठी नहीं पड़ी लाखों के हजूम में, बाकी टक्कम-पेल तो होती है। अरे भाई, स्टेज पे 2 लाख लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दरख्तों पे लोग चढ़े हुए थे, लटक रहे थे, वहां से देख रहे थे, हमने देखी है चीजें। अच्छा, अब कल की जो तैयारी है कराची की, नेशनल स्टेडियम जैसा वेन्यू, इससे पहले नेशनल स्टेडियम में कोई कॉन्सर्ट हुआ? PSL की ओपनिंग या वो तो हमने देखी, कॉन्सर्ट नहीं हुआ। एक इतना बड़ा लाइनअप, और इतना बड़ा लाइनअप, मतलब एक होता है ना कि हाँ जी आतिफ असलम आ जाएंगे, उनसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है, फिर राहत आ जाएंगे जी, उनसे भी बड़ा आर्टिस्ट कौन है, ये सारे इकट्ठे करने का ख्याल। असल में ये चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ बिजनेसमैन भी बुलाए थे, और मेजर जो एक्सपेंस है, अब कराची में मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि आपको पैसे नहीं दे रहे, लेकिन एक ही वो है स्पॉन्सर है, और उन्होंने मेजर जिम्मेदारी उठा ली, मेजर यानी स्पेंडिंग वो कर रहे हैं, बाकी जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरह हैदराबाद में भी हुआ है, तो ये भी है। और जैसे अभी कराची में लेज़र लाइट शो होगा 3 दिन का, फ्री हॉल में ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन हुआ है, आज इसकी कंक्लूजन हो रही है, ये ऑफिशियल फंक्शन होगा, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे, और जैसे कि हर साल हम आर्ट्स काउंसिल में करते थे, या कि इसमें केक कटिंग होगी, आज की क्या बात कर रहे हैं? कल, मतलब कल ये सारा इसके अंदर 13, ये एक ऑफिशियल फंक्शन है। और ये फैसला भी, ये जो कमेटी बनी हुई है, इसके अंदर मुझसे डिस्कस करके किया कि जी हम इसका जो सेलिब्रेशन का अख्तिताम भी है, और यहाँ के शहरियों को भी एक ऐसा मेमोरेबल वो मिले, तो ये हुकूमत सिंध का एक गिफ्ट है इनके लिए, और वो हम पे कॉन्फिडेंस है उनका। तो अभी जैसे हम दो करके आ गए, हमारा तो 90% टास्क खत्म हो गया, क्योंकि तो दिस इज आवर होम टाउन, और उससे फर्क पड़ेगा। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, लाखों की मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो लोग पहले आएंगे, हाँ ये है फैमिली इंक्लोजर अलग है, अच्छा वहाँ जंगले और डिवाइड हुआ है, इसीलिए उसका फैमिली इंक्लोजर अलग है, फीमेल इंक्लोजर अलग है, मेल इंक्लोजर अलग है, और 15 गेट हैं स्टेडियम के, वो नंबर्स के साथ सबको मिल जाएंगे। जितने रजिस्टर्ड लोग हैं उनको हमने हैदराबाद और सक्कर में भी 1 घंटे में बता दिया था, हमने, हमारे पास सबका डेटा है, उनके ईमेल हैं, वो भी हम उनको दे देंगे।
पहुंचा देंगे कि उन जहाँ जिस सड़क से भी आ रहे हैं उनके जो करीब के पार्किंग जोन है उधर से वो आ जाएं। बाकी ये है मुश्किल टास्क, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एक बात है कि नेशनल को हमें हमेशा थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, पीएसएल के वक्त में हम आप अर्ज करते हैं जी फिल अप द स्टेडियम, तो इस बार स्टेडियम आपको फुल नजर आएगा 100%। तो ये स्टेडियम जो है ये फुल होना है इस बार, तो वो भी हमारी ग्राउंड में भी क्राउड होगा। ग्राउंड में जो है ना वो आईसीसी का ग्राउंड है ये। हाँ, आईसीसी के जो ग्राउंड है ना उसके अंदर आईसीसी की परमिशन के बगैर नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे तो मकसद ही स्टेडियम में करने का सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और अगर ग्राउंड में लोगों को करना है तो फिर सी व्यू पे 2-4 लोग, इस कॉन्सर्ट के लिए 5 लाख लोग कराची में जमा हो सकते हैं। हाँ, आराम से हो सकते हैं, मतलब कोई मुफ्त में। इसी तरह का इसका जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो भी वही पीएसएल वाली रिकॉर्डिंग कंपनी को दिया है मैंने, और वो सबको तमाम डीएसएनजी को एक वो दे देंगे और उनको 10 कैमरों की फीड मिलती रहेगी, वो अपना डायरेक्ट बिठाएं, कराची में जहां से मर्जी है उठाएं, वो तो जाएंगे और जो नहीं है वो टीवी पे देख सकेंगे। हाँ, बट बी केयरफुल, बी सेफ, टाइम से जाएं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हुए ना, ताकि आप भी एंजॉय करें इसको और बाकी लोग जो है इर्द-गिर्द वो भी एंजॉय करें। और एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ है कराची की तारीख में। जी जी जी, और जी बिल्कुल 20,000 लोग थे, वो भी हमने, वो भी कराची में ऐसा मुशायरा कभी नहीं हुआ। क्या शोरा आफाक, उसमें जबरदस्त मजा आया लोगों को। शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग टुमारो। हम सदाए वतन बाकी बातें ऐसे कहते हैं, ब्रेक लेते हैं, बाकी बातें हम जरा ब्रेक में भी करनी है हमने। वेलकम बैक। अच्छा, डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद जी। पहले भी पिछले घंटे में भी हम बात कर रहे थे कि अब तो लिटरली गजा पे टेक ओवर करने के प्लान्स जो हैं इजराइल के हैं। व्हाट डज दैट मीन, और दुनिया जो है वो कब तक खामोश रहेगी, मतलब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इससे पहले आपको पता है, हमने आपको बताया ही था, अपडेट किया था कि किस तरह से सहाफ़ियों को टारगेट किया गया है, किस तरह से कैमरा ऑपरेटर्स को टारगेट किया गया है, और ये सिलसिला अब ऐसा लग रहा है कि कैसे रुकेगा और कब रुकेगा। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं, और इस टॉपिक पे डॉक्टर साहिबा आपकी इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहिबा, ये रीसेंट जो हम देख रहे हैं सहाफ़ियों पे भी टारगेट करना, दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है इजराइल, ख़ास तौर पे नोइंग कि कितनी कॉन्डमनेशन भी है, क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन इससे इजराइल क्या हासिल कर सकता है? जब से ये जंग इजराइल ने मुसल्लत की है गाजा पे, तब से यानी कि पिछले 2 साल लगभग से इजराइल ने सहाफ़ियों को टारगेट बनाया है और शहीद किया है। और अब एक अल जजीरा के एक और सहाफ़ी को, और बहुत ही नामवर सहाफ़ी, उसको भी शहीद किया है, और भी जर्नलिस्ट रात को मारे गए हैं इजराइल की बॉम्बिंग से। और इसको जो अनास अल जजीरा का सहाफ़ी था उसको तो डिलिबरेटली टारगेट किया, और फिर खुल्लम खुल्ला ये भी कहा इजराइल ने कि हाँ हमने मारा है इसको इसलिए कि ये हमास का एक मेंबर था। ये तो बिल्कुल फजूल झूठ है। इजराइल की जो पॉलिसी है वो ये है कि जो गाजा में हो रहा है वो दुनिया को ना पता चले, और इसीलिए उन्होंने सहाफ़ियों को बार बार शहीद किया है। अब तक यूएन के मुताबिक 240 से ज्यादा सहाफ़ी जो है वो टारगेट हुए हैं और उनको शहीद किया है इजराइल ने जानबूझ के। तो और इसकी मजम्मत जाहिर है इस वक्त यूएन ने की, बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने भी मजम्मत की इसकी। जो लेटेस्ट टारगेटिंग हुई है अनास शरीफ की मौत जो हुई है, और साथ साथ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक तंजीम है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये सब तंजीमों ने भी इसकी मजम्मत की है। लेकिन इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। ये इजराइल करता जा रहा है टू साइलेंस एनी वॉइस इन गाजा, लेकिन कोई इनको रोक नहीं रहा है। ज़ाहिर है रोकने वाला तो कोई नहीं है। अब फ़लस्तीनियों, ये तो बात इस्टेब्लिश हो गई है डॉक्टर साहब, फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है इस पर दुनिया मजमूई तौर पर तो खामोशी है, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों, मगरबी ममालिक हों। 2-4 मगरबी ममालिक के टोकन रिमार्क्स तक आते हैं, टोकन रिमार्क्स तक महदूद ही है, लेकिन ये मामला अब इस सूरत हाल में गजा पर इसराइली कब्जा, जैसे अमरीकी सदर भी कह चुके हैं कि वो इस सिलसिले में जो डिसाइड करना चाहें वो कर सकते हैं, एज एन इसराइल जो डिसाइड करना चाहे वो कर सकता है।
ये मंसूबा आपको नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? इस मंसूबे की कामयाबी में कोई रुकावट है या कभी भी हो जाएगा? एक वजह यह भी है कि इजराइल ने जो स्टेप अप किया है अपने अटैक्स जो है जर्नलिस्ट पे, वैसे तो उनकी बारी जारी है, अब तक 60,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को वो शहीद कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त उनका एक ऑफेंसिव जो है वो तैयार हो रहा है जिससे कि वो फिर कब्जा करना चाहते हैं पूरे गाजा पे, और इसी वजह से वो बार बार जर्नलिस्ट की आवाजें जो है बंद कर रहे हैं ताकि दुनिया को ना पता चले कि हो क्या रहा है। हालांकि सारी चीज दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है, और अफसोसनाक पहलू इसका ये है कि इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल पैरालाइज्ड है। आखिर उसी का काम है ये रोकना, इस कत्ल गारत को, जेनोसाइड को रोकना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा। उसके साथ साथ मुसलमान दुनिया में भी हम देख रहे हैं सिवाय स्टेटमेंट्स के और कुछ भी नहीं। जी डॉक्टर साहब, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं। और इससे ही जुड़ी हुई एक और बात भी आपसे करनी है। इजराइल जैसा ही एक और मुल्क है, वहां भी नेतन्याहू जैसा एक मोदी जी भी है, लेकिन नेतन्याहू के बरक्स उनके सितारे जो हैं, मोदी के सितारे जो हैं, वो गर्दिश में ही लग रहे हैं। वहाँ की ऑपोजिशन ने बड़ा प्रेशर बना लिया है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राहुल गांधी को तो गिरफ्तार तक करना पड़ गया। तो क्या आपको लगता है कि मोदी के दिन गिने जा चुके हैं? कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है? मेरा ख्याल है जिस तरह से मोदी हुकूमत ने राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर और बाकी एमपीज को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, उससे तो ये नहीं लगता कि मोदी हुकूमत ताकतवर है। ये तो एक कमजोरी की इलामत होती है जब आप ऑपोजिशन पे इस तरह का क्रैक डाउन करते हैं। मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत जो है इट्स एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट इन मेनी इयर्स। जाहिर है कुछ बाय इलेक्शंस बिहार के मिसाल के तौर पे अभी आगे आने हैं जिससे पता चलेगा कि वाकई मोदी किस हद तक सियासी तौर पे कमजोर हुआ है। लेकिन सो फार मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की, भारत की जो एक्शंस हैं, हरकतें हैं बैनुल अक़वामी फ्रंट पे और घर पे, उन सब से लगता ये है कि बौखलाई हुई हुकूमत है, ये कमजोर है, पैनिक में है, और फिर पैनिक में स्टेप्स मेजर्स ले रही है, जिस तरह से राहुल गांधी को अरेस्ट करना। और ऑपोजिशन पहले से बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ स्ट्रॉन्गर हो गई है, तकड़ी हो गई है, तो चैलेंज बढ़ गया है। Dr. Mali Halodi Saiba, thank you for being with us this morning. But these horrors are being unfolded in front of the world every day, every moment. हम हर दिन इसके बारे में वैसे तो बात कर रहे हैं। At the moment we are taking not a break. कल में मुलाकात। हाँ जी, आपसे इजाजत ले रहे हैं। See you tomorrow इंशाल्लाह।